दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने पिछले दिनों बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगाई है। लेकिन स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ भी चुका है। यानी आप देख सकते हो जो स्टॉक अभी आप कुछ दिनों पहले ही 200 के आसपास था, वो स्टॉक 600 को पार कर गया है। आगे की क्या संभावना, क्या स्टॉक आने वाले समय इससे भी शानदार रिटर्न दे सकता है या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है। अब बजट आने वाला है, क्या बजट के पहले और कुछ तूफानी तेज़ी दिखा सकता है? समझने की कोशिश करेंगे, इसके फंडामेंटल देखेंगे, इसकी वैल्यूएशन को देखेंगे और मार्केट एक्सपर्ट की राय को देखेंगे। दूसरी तरफ आईआरएफसी की बात कर ले तो ये स्टॉक ने भी ज़बरदस्त रिटर्न तो दिया है, लेकिन उतनी बड़ी दौड़ नहीं लगाई जितनी रेल विकास निगम लिमिटेड ने लगाई है। तो क्या आईआरएफसी में अभी बहुत बड़ी तेज़ी बाकी है? क्योंकि ये लगातार रेल विकास निगम लिमिटेड के पीछे पीछे ही दौड़ता है और अभी काफ़ी पीछे रह गया। तो क्या यहाँ पे एक शानदार तेज़ी बनेगी? क्योंकि 200 के आसपास है और ये प्राइस तो ऑलरेडी एग्जिट पोल के जिस दिन नतीजा है उस दिन भी आई थी। इसका मतलब ये है कि इतना स्टॉक नहीं दौड़ा है। तो क्या संभावना बनेगी? इसके अलावा दूसरे जो रेलवे के शेयर है उनमें क्या संभावना बन रही है? क्या बजट के पहले दूसरे और स्टॉक में दाव लगाना चाहिए? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले RVNL की बात करें तो 626 पर क्लोजिंग थी BSE पर 0.55% की गिरावट के साथ। तो इंट्राडे में 645 का एक ने ऑल टाइम हाई बनाया था, वहाँ से आ गई प्रॉफिट बुकिंग। तो लगातार स्टॉक दौड़ा 650 तक पहुँचा। अब यहाँ पे पिछले एक महीने में ही देखें तो इसने करीब 60% का बम्पर रिटर्न दिया है। 390 के आसपास स्टॉक था, इस समय 600 को क्रॉस कर चुका है। अब यहाँ पे जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि स्टॉक में आपको और तेज़ी देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म में। जैसे कि 23 जुलाई को बज रहा है, उसके पहले स्टॉक और कमाल कर सकता है। तो ये स्टॉक 750 से 800 की रेंज तक जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो आपको वहाँ पे कम से कम हाफ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जो भी आपका निवेश है उसका आधा निवेश तो आपको निकालना चाहिए 800 के आसपास। और स्ट्रिक्टली इसमें 575 का एक स्टॉप लॉस भी आपको फॉलो करना है, क्योंकि इससे नीचे काफ़ी बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है। और जो सिग्नल दिख रहे हैं उसके हिसाब से बजट तक तो स्टॉक दौड़ेगा जरूर, उसके बाद में इसमें थोड़ा सा ठहराव आ सकता है। तो बजट तक आप भी रुक सकते हैं, उसके बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। वैसे सरकार ने OFS ला के इसका आप देखें तो होल्डिंग भी कम की थी, 72.84% के आसपास लाई थी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो काफ़ी ज़्यादा एनालिस्ट इसको कवर नहीं करते। 2 एनालिस्ट जो इसको बाय की रेटिंग दे रहे, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका, उनके हिसाब से यहाँ पे वैल्यूशन ज़्यादा हाई हो गई है। तो क्या वाकई में इसकी वैल्यूशन हाई है? तो इसको एक बार हम वैल्यूशन एनालिसिस करके देखें तो बुक वैल्यू इन लास्ट 3 ईयर ट्रेंडिंग अप, तो ये तो इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन दूसरा निगेटिव पॉइंट और वो है TCR वैल्यू इंडेक्स में पुअर स्कोर है करीब 27.78 का। तीसरा पॉइंट यहाँ पे निगेटिव वो है वेरी एक्सपेंसिव, प्राइस टू इंटरेक्टिव वैल्यू ऑफ 4.26। इसके अलावा देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो 83.02 का है। EV EBITDA 50.53 है। तो यह उस हिसाब से स्टॉक इस समय एक्सपेंसिव लग रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 16.67 है, जो इसके एक्सपेंसिव होने की बात कह रहा है। तो वैल्यूशन इसकी एक्सपेंसिव हो गई है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करें तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है कि जो इस समय देखें तो इसका जो प्रॉफिट स्कोर है वो गुड वैल्यू दिखा जा रहा है, 7 पॉइंट का दिखा रहा है। इसके अलावा क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो EPS ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा पास्ट 12 मंथ से देखें तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी ROE 20.07% के आसपास, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा एनुअल नेट प्रॉफिट है लास्ट 3 ईयर की, वो भी लगातार बढ़ रही है। EBITDA वो भी काफ़ी सुधर रहा है पिछले 3 सालों से। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में सारे पॉइंट आपको पॉजिटिव दिखाई देंगे। अब इसको ग्रोथ एनालिसिस करके देखें तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी की जो पिछले 3 सालों से अगर आप देखें तो ROW देखें तो काफ़ी बेहतर रहा है। यदि आप इस कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही, जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा है। करीब आप देखें तो यहाँ पे आपको 40 पॉइंट के आसपास दिखाई देगा। अब इसके बाद स्टेबिलिटी एनालिसिस करके देखें तो यहाँ पे भी आपको 54 पॉइंट दिखाई देगा, जिसमें आप देखें तो यह इसका जो TZ स्कोर 9.95 सजेस्ट कर रहा है कि गुड स्टेबिलिटी है स्टॉक के अंदर। डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो डिक्रीज हुआ है, ये भी पिछले 5 साल में अच्छी बात है। और तो ये सारे पॉइंट पॉजिटिव, यानी वैल्यूशन जरूर इसमें एक्सपेंसिव है, बाकी सब कुछ ठीक ही लग रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है ऐसे में। तो कंपनी के फंडामेंटल देखिए, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहें तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है, क्योंकि लग रहा है कि स्टॉक यहाँ पे रुकेगा नहीं। जिस तरह से हर दिन इसको नए ऑर्डर मिल रहे हैं,
बहुत सारे टेंडर कंपनी हासिल कर रही है, अलग अलग सेक्टर में कंपनी काम करे, उससे इसका जो बिजनेस मॉडल है वो देख के लग रहा है कि स्टॉक यहाँ पे तो नहीं रुकेगा, ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा है। लेकिन बजट के बाद यहाँ पे जरूर थोड़ा सा इसमें गिरावट की संभावना बनेगी और इसीलिए शॉर्ट टर्म और जो मिड टर्म इन्वेस्टर है जिनको अच्छा प्रॉफिट मिला उसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए जरूर। अब चलते हैं IRFC की तरफ। तो 217 पर क्लोजिंग थी, 5.54% की शानदार तेजी देखने को मिली और इसके पीछे वजह यह है कि ये रेस में पीछे रह गया है, अभी इसकी दौड़ बाकी है, तो ये बजट तक और दौड़ सकता है और ये कंपनी बहुत मजबूत लग रही है। फंडामेंटल देखें तो इसके काफ़ी अच्छे, देखो मार्केट के अभी समय 2,84,148 करोड़ तक पहुँच गया, यानी बहुत वैल्यूबल एक PSU स्टॉक बन चुका है ये। और नंबर ऑफ शेयर इसके देखें तो करीब आपको यहाँ पे 1,306.85 करोड़ दिखाई देंगे। PB इसका 5.78 का है और 0.69% का कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू इसका 23,891.83 करोड़ के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 86.36% की है, इसको कम करना होगा, सरकार को इसको 75% पे लाना होगा, यानी आने वाले इसमें OFS आने की यहाँ पे संभावना है। OFS आएगा तब थोड़ी शेयर की प्राइस नीचे आ सकती है, जैसे कि पिछली बार हमने देखा है, चाहे HJVN हो, RVNL हो या NHPC, उन सब में एक बार कुछ डिस्काउंट में जब OFS लाया था तो प्राइस नीचे जरूर आती है, ये इसमें भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल सरकार का फैसला नहीं हुआ है। सेल्स ग्रोथ देखें तो 17.70 के है, ROC इसका 5.32% है और एडवांसेस देख सकते कि यहाँ पे PE रेशियो इसका 44.31 का है, फेस वैल्यू 10 है और इसकी बुक वैल्यू देखें TTM में तो 37.63 रुपीज़ के आसपास है। नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे 6,337.62 करोड़ का है और इसका EPS अगर हम देखें तो 4.91 रुपीज़ है। ROE इसका 14.66% है और प्रॉफिट ग्रोथ 4.06% है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसके जो फंडामेंटल है वो काफ़ी अच्छे हैं और इसमें दाव लगाया जा सकता है। तो सिर्फ IRFC और RVNL की बात नहीं, दूसरे जो रेलवे के शेयर है वो भी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बजट के अंदर बहुत सारी अनाउंसमेंट होगी, तो इस बजट के ऊपर जो नज़र रखें तो देखें तो आने वाले समय जो काफ़ी ज़बरदस्त शेयर दौड़ चुके हैं PSU स्टॉक और स्पेशली रेलवे के शेयर, वो आने वाले समय और भी शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। तो RVNL की बात करें तो पिछले 5 दिनों में 14% की शानदार तेजी इसने बता दी है और इस समय निवेशकों की पहली पसंद बना है रेलवे शेयरों में। काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न है, पिछले एक साल में 427% का रिटर्न दिया है। और उसके बाद IRFC की बात करें तो इसकी जो तेज़ी बनी है पिछले 5 सत्रों में 6% के आसपास की तेज़ी है, यानी ये स्टॉक इतना नहीं दौड़ा जितना RVNL दौड़ा है। अभी ये दौड़ सकता है अगले सप्ताह से अगर बाजार ने साथ दिया तो इसमें अब संभावना पॉजिटिव बन रही है। वैसे ये देख लो कि पिछले एक साल में 564% का मल्टीबैग रिटर्न दिया है स्टॉक ने ऑलरेडी। और आप देख लो कि ये IRFC जो है रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। IRCTC की बात करो, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में मात्र 0.53% की तेजी बनी है और स्टॉक की जो क्लोजिंग 1043 के आसपास रही है फ्राइडे के दिन। तो पिछले एक साल में 68% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, लेकिन दूसरे रेलवे के शेयरों के मुकाबले इसने कोई खास दौड़ नहीं लगाई है। इसमें अभी बहुत सारा पोटेंशियल है आगे जाने का, क्योंकि इसका भी जो मोनोपोली बिजनेस है, चाहे रेलवे ऑनलाइन टिकट बुकिंग का हो या फिर रेलवे कैटरिंग का बिजनेस हो, और साथ में इनके जो अलग अलग जो टूर ऑर्गेनाइज करते हैं वो सारे बिजनेस अच्छे और कंपनी बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट में, ये आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इसके बाद अगर हम इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो पिछले 5 ट्रेडिंग सत्रों में 5.87% की तेज़ी बनी है और पिछले एक साल में इसने 324% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, काफ़ी बेहतर है। और आप देखिए ये रेलवे का शेयर भी आने वाले समय कमाल कर सकता है, निवेशकों के लिए अच्छा मौका है कि खरीदारी कर सकते हैं। कॉन्कोर की बात करें तो पिछले एक साल में इसने 54% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और एक महीने में 7% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, यानी ये स्टॉक ने कोई खास दौड़ नहीं लगाई है और 1051 के आसपास क्लोजिंग थी फ्राइडे को। ये अभी भी इसमें भी दौड़ की संभावना बनती हुई है। इसके अलावा RITS की बात करें तो इसने पिछले एक साल में अगर आप देखें तो यहाँ पे 98% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, फ्राइडे को 768 के आसपास लेवल में क्रॉस हुआ है। और RITS भी काफ़ी मजबूत कंपनी है, बिजनेस इसका भी अच्छा है, यह भी स्टॉक आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। रेलटेल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस स्टॉक ने पिछले एक साल में 33% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी पिछले 5 सत्रों में 9% की यहाँ पर भी तेजी बनी और ये स्टॉक भी दौड़ने को तैयार है। तो इस तरह से जो रेलवे के शेयर है वो सारे के सारे अच्छे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहें तो इनको निवेश के लिए सही मौका है, चाहे टीटागढ़ रेल सिस्टम हो, ये सारे स्टॉक आने वाले समय जूनिपर वैगन्स वगैरह बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे में ये मौका अच्छा है, खरीदारी करनी चाहिए। टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात करें तो इसने पिछले एक साल में 217% का शानदार रिटर्न दिया है और फ्राइडे को 1684 के आसपास इसने अपनी क्लोजिंग दी है। करीब 22.72 थाउजेंड करोड़ का इसका मार्केट कैप है
और जूनिपर वैगन्स की बात कर ले तो यह स्टॉक 281% का पॉजिटिव रिटर्न देने में कामयाब हो रहा है पिछले एक साल में, और फ्राइडे को 697 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 28.42 थाउजेंड करोड़ का है। तो ये सारे स्टॉक बहुत बेहतर है। टेक्समो रेल इंजीनियरिंग की बात करें, इसने पिछले एक साल में 261% का शानदार रिटर्न दिया है और फ्राइडे को 287 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो कुल मिला के ये रेलवे के शेयर बजट तक दौड़ सकते हैं और उसके बाद में फिर थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनेगी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें तो स्टॉक आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन करेगा, क्योंकि बजट में इस बार भी रेलवे के लिए कुछ बड़ा अनाउंस हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।